तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द स्टडी स्पार्क एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो में देखा था कि 24 नवंबर से आपका क्लास स्टार्ट होगा, जो आज सिविक्स चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो फर्स्ट में है कि पावर शेयरिंग, इसके नाम में ही लिखा हुआ है पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग इन द सेंस क्या कि शक्तियों का बंटवारा। तो अब शक्तियों का बंटवारा का जरूरत क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा और किस तरह से बंटवारा किया गया, आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा, पहला होगा कि बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसमें क्या है कि दो कंट्री है और दोनों कंट्री के अकॉर्डिंग इसमें हमको समझाया गया है कि इसका क्या बेनिफिट्स है, पॉजिटिव क्या रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब इसमें वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल कैसे हैं, इनके दो रीजन हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रूडेंशियल होगा, एक मॉरल रीजन होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग एक वर्ड सुनते होंगे गवर्नमेंट। क्या होता है गवर्नमेंट? एक इंडिविजुअल पर्सन से मिलके बनता है कि कैसे होता है? तो देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट होता है ना, वो गवर्नमेंट होते हैं कि द ग्रुप ऑफ पीपल। उसमें से एक लीडर हो सकते हैं, उसमें से एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो सकते हैं और एक जनता जिसको बोलते हैं, उनमें से तीनों हो सकते हैं। तो देखिए, द ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल अ कंट्री, इनमें से जनता में से कोई एक इंडिविजुअल पर्सन को गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, जो करते हैं रूल और कंट्रोल करते हैं कंट्री पे। ठीक है, तो ये आप गवर्नमेंट को समझ सकते हैं यहां से। नेक्स्ट है इस चैप्टर का ओवरव्यू, कि ओवरव्यू में आप देखिए कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंस कि हर एक कंट्री में अपना एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट को चलाने का। ठीक है, तो सिस्टम होता है गवर्नमेंट को चलाने का। तो पहला सिस्टम इसमें आप लोग देख रहे हैं कि फेडरल सिस्टम, ठीक, और सेकंड है यूनिटरी सिस्टम्स, और थर्ड आ गया आपका कॉन्फेडरल सिस्टम। तो ये तीन टाइप से 1 2 3 ये टाइप से किसी भी कंट्री को हैंडल किया जाता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया जाता है और चलाया जाता है। ठीक है, इनके अब हम कुछ फीचर्स वगैरह देखते हैं। तो देखिए, फेडरल जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और इस सेंटर से स्टेट बाहर आते हैं। ठीक है, और यहाँ स्टेट बाहर आते हैं, और इस तरह का जो सिस्टम होता है वो जो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया यहाँ पे चलाया जाता है। उसके बाद ये यूनिटरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और इसके स्टेट होते हैं, जिसमें पूरी तरह से जो सेंट्रलाइज होता है पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना, यहाँ पर जो है वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट है कॉन्फेडरल में। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और स्टेट से मिलके यहाँ पे सेंटर को बनाया जाता है, जैसे कि सोवियत यूनियन। ठीक, आगे हम लोग एक एक फीचर इनका देखते हैं। देखिए, फेडरल सिस्टम में क्या आता है, सबसे पहले पावर डिवीजन।
पावर का डिवीजन होता है। इसमें पावर डिवीजन कैसे होता है? पहला होता है हॉरिजेंटल पावर डिवीजन होगा और वर्टिकल पावर डिवीजन। आपका जो ये चैप्टर है इसमें फेडरल सिस्टम को यही हॉरिजेंटल और वर्टिकल इस दोनों पे आपको बतलाया गया। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी। इसमें क्या होता है कि पावर का जो डिवीजन होता है वो किस बेसिस पे होता है? तो यही अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिस पे हमारा जो गवर्न करेगा, रूल रेगुलेशन लॉज जो बनेंगे वो इसके बेसिस पे। इसीलिए सेकंड क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन या सुपरमेसी होगा। तीसरा क्या है? डुअल गवर्नमेंट, जो एक सेंटर में देखते हैं और दूसरा स्टेट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों का है यूनिटरी गवर्नमेंट। इसमें पहला क्या है कि सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर। आपको बताएं कि इसमें पावर कहाँ होता है? सेंटर में होता है। ठीक है, और लॉ मेकिंग, रूल मेकिंग जितना भी होता है सब सेंटर के हाथों में होता है। ठीक, दूसरा है डेलीगेटेड अथॉरिटी। इसमें क्या होगा कि आप किसी भी संघ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सुपरमेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है सेंटर के हाथों में पावर सेंट्रलाइज होता है और यूनिफॉर्मिलिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्फेडरल में स्टेट सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ स्टेट पूरी तरह से फ्री होता है, जिसमें कि जो लोकल मैटर्स होते हैं, लोकल मैटर्स उसको वो खुद देखेगा। उसके बाद जो इकोनॉमी होता है उसके बारे में भी वो सेंटर फ्री है। किस देश से कैसा रिलेशन बनाना है वो भी उसमें फ्री है। इसी को बोलते हैं हम लोग सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी। दूसरा है स्टेट ऑटोनॉमी। स्टेट किसके साथ जुड़ सकती है? मान के चलिए कि कोई एनजीओ चल रहा है, उसमें स्टेट को जुड़ना है, वो जुड़ सकता है। किसी एनजीओ से निकलना है, उससे निकल सकता है। कोई कम्युनिटीज गवर्नमेंट है, उसमें ऐड होना है, ऐड ऑन हो सकता है। वॉलेंट्री मेंबरशिप्स, किसी भी मेंबरशिप को ज्वाइन करना उसमें कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट है, किसी चीज़ पे उसको फोर्स नहीं है। डिसीजन मेकिंग है, उसका अपना खुद स्टेट का डिसीजन मेकिंग होगा, वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होता है कि वो टैक्स को क्या कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ, इकोनॉमी को कैसे चलेगा उसका डिसीजन वो ले सकते हैं। लेकिन ये सब डिसीजन जो है फोर्सफुली नहीं होगा स्टेट पे। ठीक है, नेक्स्ट है वीक सेंटर अथॉरिटी। इसको हमने बताया कि सेंटर का जितना भी पावर होता है वो स्टेट के अकॉर्डिंग वीक होता है। ठीक, ये आपका इस चैप्टर का टोटल ओवरव्यू था कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में कितने टाइप से चलाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि 3 टाइप से चलाया जाता है। पहला था फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम और कॉन्फेडरेटल सिस्टम। तो ये इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों ने समझा कि गवर्नमेंट कितने टाइप से चलाया जाता है। अब यहाँ से आपका चैप्टर का शुरुआत होता है कि वाई पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसा है? तो नो वन मैन पावर। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप। आप लोग सुने होंगे कि अगर एक व्यक्ति डिविजन पर्सन के साथ अगर पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो वो क्या कर सकता है? डिक्टेटरशिप कर सकता है। और जब डिक्टेटरशिप आ जाएगी किसी कंट्री में तो क्या होगा? वहाँ का डेमोक्रेसी क्या होगा? खतरे में आ जाएगा। तो जब डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा तो पावर शेयरिंग को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना होगा। तो अब देखिए आपका जो चैप्टर है इस 2 कंट्री के साथ शेयर किया गया है कि दोनों में क्या हुआ था, कौन सा कंडीशन लागू हुआ था इसमें कि पावर शेयरिंग का हमको जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये 2 कंट्री है। बेल्जियम के बारे में आपको बताया जाएगा और श्रीलंका के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, देखिए ये है बेल्जियम और ये है हरियाणा। बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है और हरियाणा स्टेट जो है इंडिया का जो एक स्टेट है हरियाणा, उसके हाफ पॉपुलेशन के बराबर है।
तो इसलिए देखिए कि ये पहला आपका एमसीक्यू बन रहा है यहाँ से इस चैप्टर से। बेल्जियम हैज़ अ पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ठीक, तो यहाँ से आपका पहला एमसीक्यू तैयार हो रहा है। दूसरा एमसीक्यू आपका क्या बन के आएगा चैप्टर में कि जो ये बेल्जियम है ये अपना बॉर्डर किस देशों के साथ शेयर करता है। तो देखिए पहला है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। इसमें देखिए कि एक आपके लिए ट्रिक है कि जर्नी में लक्स फड़ा, तो जर यहाँ देखिए नी नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस। एक क्वेश्चन और भी राइज हो सकता है कि कौन सा सी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो नॉर्थ सी। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। टोटल 2 एमसीक्यू आपको अभी तक मिल चुका है। आगे देखिए, अब यहां से आपका एमसीक्यू का पिटारा खुल रहा है इस चैप्टर का। एथेनिक कंपोजिशंस ऑफ बेल्जियम। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया एथेनिक। एथेनिसिटी सुने होंगे। एथेनिक क्या होता है? एथेनिक होता है इसमें कि ये जो है डिवाइड होता है किसी प्रॉपर कल्चर पे, किसी कम्युनिटीज ग्रुप्स पे या फिर कलर बेस्ड पे। ठीक है, तो बेल्जियम में भी ऐसा ही हुआ था। ये देखिए आपको एक ये रीजन और एक ये रीजन, ये ऊपर वाला जो रीजन है इनको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन और नीचे बोलते हैं वेलमाउंट रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फ्लेमिश रीजन है यहाँ 59% डच स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ स्टार पॉइंट। और दूसरा जो है यहाँ पर वेलमाउंट रीजन में यहाँ पे क्या है कि 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। यहाँ कितना हो गया 59 और यहाँ पर 40, दोनों को अगर ऐड ऑन करें तो आएगा 99%। और 1% कहाँ रह गया, ये देखिए यहाँ ये वाला रीजन 1% जर्मन स्पीकिंग यहाँ पे रहते। और ये बीच वाला जो है पोर्शन यहाँ पर क्या है, द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% फ्रेंच। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क हैशटैग लगाते हैं, यहाँ से आपका ही शुरू होता है कि यहाँ पे देखिए कि कैपिटल सिटी में जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उनका जो है 80% पॉपुलेशन है। ठीक, और यहाँ देखिए फ्रेंच बोलने वाले 40%, इन द सेंस कि यहाँ पे क्या है कि बोलने वाला जो फ्रेंच मेजोरिटी है ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। और 20% जो है डच स्पीकिंग है यहाँ पे। देखिए जस्ट इसका अपोजिट, और यहीं से क्वेश्चन आपका राइज होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका है कि कॉन्फ्लिक्ट टेंशन कहाँ से क्रिएट होता है। तो ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s टेंशन अकेरिंग, इसका रीजन क्या होता है कि द माइनॉरिटीज। अब देखिए यहाँ पर आ गया माइनॉरिटीज, कोई भी पीपल हाफ ऑफ द टोटल ऑफ द हाफ, मतलब 50% से अगर एवब होगा कोई भी पॉपुलेशंस रिलीजियस कम्युनिटीज, वो किस चीज में आएगा, मेजोरिटी में आएगा। तो द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज वाज रिच एंड पावरफुल। Dutch speaking communities got benefit of economic development and educations much later। क्या कह रहा है कि जो माइनॉरिटीज में थे, मेजोरिटीज में थे, उनको ये पहले मिल चुका था। कौन कौन सा चीज डेवलपमेंट हो चुका था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशंस। लेकिन जो माइनॉरिटीज में थे उनको ये बाद में मिला था। ठीक है, और ये रीजन, पहला रीजन आपका है टेंशन क्रिएट करने का। सेकंड रीजन क्या है, द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटीज इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। यहाँ क्या होता है कि द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज जो होते हैं वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी में बनाते हैं जो कंट्री में लागू किया जाता है, लेकिन माइनॉरिटी वाले जो होते हैं उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता है। अब इसका नेक्स्ट रीजन क्या होगा, जो आपका अब दूसरा कंट्री के बारे में बताया गया है, श्रीलंका का। यहाँ का क्या होता है कि यहाँ एक स्पीकिंग होता है सिन्हलास स्पीकर्स, जिसका परसेंटेज होता है 74%। अब सीधी सी बात है, ये क्या होगा, मेजोरिटी में होगा। तो
तो मेजर सोशल ग्रुप्स होते हैं, इनका रिलीजियस जो होता है बुद्धिस्ट होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन रियलाइज कीजिए आप, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था आपका कि सिन्हलाज क्या है, रिलीजियस है या लैंग्वेज है। तो देखिए ये एक लैंग्वेज है, रिलीजियस इसका क्या है, रिलीजन क्या है इसका, बुद्धिस्ट है। अब इसमें दूसरा क्या है, तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी सोशल ग्रुप्स 18%। यहाँ तमिल स्पीकर्स बोलने वाले कितने हैं, 18%। और इसका रिलीजन क्या है, हिंदू और मुस्लिम्स, ये दो में बटे हुए। तो ये 70% है मेजोरिटी में और ये वाला माइनॉरिटी में। ठीक, अब देखिए कि ये तमिल स्पीकर्स जो है इनका 2 सब ग्रुप्स है। पहला है श्रीलंकन तमिल्स। अब ये श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो ये श्रीलंका है इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें है जो अलग से जो रहते थे लोग उनको बोल दिया गया श्रीलंकन तमिल्स। और दूसरा था इंडियन तमिल्स। आपको पता होगा जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था इंडिया में तो सिन्हालाज करके एक रीजन था, ठीक है। उस रीजन में क्या होता था कि इंडिया के जो जितने भी तमिल लोग होते थे उनको क्या किया जाता था, एज अ लेबर के रूप में, स्लेब के रूप में यहाँ श्रीलंका में ले जाया जाता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण। और वो वहाँ पर हमेशा से रहने लगे, खाना पीना सब कुछ हुआ और वहीं हमेशा के लिए रह गए। उसी को कह दिया गया इंडियन तमिल्स। ठीक, इतना बात आप लोग समझ गए। तो आधा चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका है कि मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका emerged as an independent countries in 1948. The governments followed preferential policies that favored सिन्हालाज। अब क्या होता है कि जिसका ज़्यादा मेजोरिटी में जो थे वो सिन्हालाज, वो क्या करते हैं कि अपने बारे में, अपने लोगों के लिए क्या करते हैं, पोजीशंस को गवर्नमेंट और जॉब्स में क्या करते हैं कि प्रीफर करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ एक फिर से टेंशन क्रिएट हो जाता है जैसे बेल्जियम में हुआ था। ठीक, In 1956, Sinhalese was recognized as the only official language। अब क्या होता है कि स्वाभाविक सी बात है कि जो मेजोरिटी में होगा वो अपने माइनॉरिटी वाले को क्या करेंगे, हमेशा नीचे दबा के रखेंगे। जिसके कारण क्या हुआ, जो मेजोरिटी में थे उनका जो लैंग्वेज था सिन्हलाज, उनको क्या किया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, और जो सिन्हलाज थे वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। लेकिन इससे क्या हुआ कि डिसगार्डिंग तमिल्स, और तमिल का जो लैंग्वेज था उसको क्या किया गया, ऐसे छोड़ दिया गया। अब वहाँ तीसरा क्या होता है कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्प्लियोड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। यहाँ पर क्या होता है कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें क्या किया कि बुद्धिस्ट वाले जो थे धर्म के, लैंग्वेज के, उनको ज़्यादातर प्रोटेक्शन दिया गया। जिसके कारण ये 3 टेंशन का जो है यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, ड्रॉबैक श्रीलंका का। जो इतना कुछ हुआ कि देखिए कि पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, बुद्धिज़्म को जो है ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया। कहा जाता था कि हम बुद्धिज़्म के लिए लड़ेंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाया जाता था। जिसके कारण क्या हुआ कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब सिविल वॉर क्या होता है कि हमारे देश के अंदर ही किसी भी कम्युनिटीज़ के द्वारा या फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस जो लागू कर दिया गया उसको हटाने के लिए जो वॉर किया जाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। तो इन श्रीलंका द आइडियाज ऑफ मेजोरिटिज्म्स क्रम्बल द कंट्री। ठीक है, जो आइडिया था श्रीलंका का कि हम तो मेजोरिटी में हैं, यही इसको क्या किया, नीचे डाउन अप कर दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है नेक्स्ट कि अ फीलिंग ऑफ alienations was seen among the Sri Lankan Tamils. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamils as an official language for regional autonomy and qualities of opportunity in securing education and jobs.
अब क्या हुआ कि जिस तरह से जो सिन्हालाज थे वो अपना लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टाइम तक बचाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट करते थे, ऐड ऑन करते थे, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण जो है रहते थे, जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनको अपने सोसाइटी के लिए सिक्योर रखते थे, इनसे क्या हुआ, जो तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने भी क्या पार्टीज क्रिएट की और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, ठीक है। और उन्होंने भी एजुकेशन, जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटी मांगने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया। दिस वाज डिजाइन बाय द सिन्हालाज डोमिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या हुआ कि डिनाई कर दिया गया, जिसमें जो मेजॉरिटी में थे उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी में हैं और ये माइनॉरिटी में है, हम लोग जो बोलेंगे वो होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बाय 1980s में क्या होता है कि several political organizations were formed demanding independent तमिल। अब क्या होता है कि जो कुछ तमिल्स लोग थे उनका कहना था कि हमको जो है इंडिपेंडेंट फ्रीली कर दिया जाए, एक फ्री स्टेट बना दिया जाए, ठीक। अब यहाँ पाता है कि इलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका वाज डिमांडेड इंडिपेंडेंट। जो ये श्रीलंका है इसका जो नॉर्दर्न साइड में जो रहते थे, जो बताए थे कि 2 सब ग्रुप्स था, एक तमिल था और एक इंडियन तमिल्स थे, ये वाला जो है क्या किया, फ्री स्टेट का डिमांड करना शुरू कर दिया, ठीक है। This difference in the two different communities pushed Sri Lanka into state civil war। बस यही दो कम्युनिटीज जो सिन्हालाज और तमिल्स थे, इन दोनों ने मिलके पुश किया किस तरफ, सिविल वॉर की तरफ। समझ में आई बात कि सिविल वॉर का रीजन क्या था? तो क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि सिविल वॉर का रीजन क्या था, तो आप ये 1, 2, 3 तीनों को यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब श्रीलंका का तो समझ गए कि क्या हुआ वहां पे, कि श्रीलंका जो है मेजोरिटीज्म के पीछे एकदम से पड़ा रखा था कि मेरा मेजोरिटी है, हम देश को चलाएंगे, पावर को एक जगह सेंट्रलाइज करेंगे और देश को चलाएंगे। जैसा कि देश चला नहीं, और क्या मिला उसका आउटकम, सिविल वॉर देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए कि बेल्जियम में क्या हुआ, लीडर took a different path between 1970 and 1993, amend their constitutions 4 times। amendment मतलब होता है बदलाव किया, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स बदलाव किया उन्होंने, ठीक है। The arrangement they made was different and इनोवेटिव। अब देखिए ये क्या किया, श्रीलंका से जस्ट अपोजिट किया, इन्होंने जो भी किया वो डिफरेंट किया और इनोवेटिव किया। अरेंजमेंट जो किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्होंने क्या किया, अपने रिसोर्स को क्या किया, पॉजिटिव वे में लेके गया कि हमारा जो मेजोरिटी में है उसको भी हम यूज करेंगे और माइनॉरिटीज पर्सन जो है उनको भी हम लोग यूज करेंगे एज अ रिसोर्स ऑफ कंट्री, ठीक। तो देखिए आगे क्या होता है, किस तरह से इनोवेटिव हुआ। ब्लर काहे आ रहा है ये, तो नेक्स्ट आपका है द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल। अब देखिए कि बेल्जियम का क्या मॉडल रहा था। द सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। इन्होंने क्या किया कि जो इसका मेजोरिटीज में था और माइनॉरिटीज पर्सन थे, दोनों का क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कर दिया गया, डच के भी और फ्रेंच के भी, ठीक। पावर मेनी पावर्स
of the central government have been given to state government not subordinated to the central government। अब क्या हुआ कि पावर का जो डिवीजन हो गया उसके साथ साथ क्या हुआ कि नॉट सबऑर्डिनेटेड, मतलब स्टेट जो है सेंट्रल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। दूसरा जो कैपिटल था ब्रुसेल्स, बोथ द कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। अब देखिए यहाँ कम्युनिटीज वर्ड आया है, आपका थर्ड चैप्टर है कि रिलीजियस जेंडर एंड कास्ट, जेंडर एंड रिलीजियस, उसमें आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे कम्युनिटीज क्या होता है। फिर अभी बता देते हैं कि देखिए कम्युनिटीज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ डिवीजन बेस्ड ऑन कलर ग्रुप्स, या फिर उसका एक कोई मोटिव होगा, उनके बेसिस पे जो है जो ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं उन ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटीज। अब ये कम्युनिटीज को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट कम्युनिटीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या थे, बेल्जियम के मॉडल थे। नेक्स्ट आपका है कि कम्युनिटीज गवर्नमेंट, थर्ड गवर्नमेंट कम्युनिटी का क्या था कि जो यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड, इसमें क्या होता है कि एक लैंग्वेज बेस्ड पे भी इलेक्शंस फॉर रिप्रेजेंटेटिव तो डन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू सेम लैंग्वेज कम्युनिटीज। ये लैंग्वेज पर्पस के लिए बनाया गया था थर्ड गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटीज रिगार्डिंग द वेयर दे लिव, द कम्युनिटीज गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इसमें क्या देखे जाते थे कि जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट्स होगा, एजुकेशनल्स होगा, लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो गए उनको देखा जाएगा किसमें, थर्ड गवर्नमेंट जो क्रिएट किया गया था, ठीक। इन यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म ऑफ यूरोपियंस यूनियंस, अगर यूरोप के सभी यूनियंस एक साथ आते हैं तो क्या कहा जाएगा कि ब्रसेल्स को चूज किया जाएगा एज अ हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो देख रहे हैं सारा एमसीक्यू आपका तैयार हो रहा है। अब क्या है कि देखिए एक जगह हम लेके आया है कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या था कि बेल्जियम्स लीडर्स ने क्या किया, तो बेल्जियम्स रियलाइज्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का यूनिटी था उनको एज अ रिसोर्स अपने कंट्री के लिए यूज किया, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी आते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस रहा पावर शेयरिंग का। तो देखिए दूसरा क्या है, रेस्पेक्ट फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजियस। उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट कम्युनिटीज थे जो उनके किस चीज को, फीलिंग्स को और उनके रीजन्स को, दोनों को क्या किया गया, रिस्पेक्ट दिया गया, जिसके कारण उसमें बेल्जियम में हमको सिविल वॉर देखने को नहीं मिल पाया, ठीक। और अब श्रीलंका ने क्या किया, ये इसके पीछे पड़ा था कि मेरे पास तो मेजोरिटी है, उनको ही हम देखेंगे, उनके लिए ही रूल रेगुलेशन सब पॉजिटिव वे आएगा, और मेजोरिटी में जो है माइनॉरिटी में उनके लिए सब कुछ नीचे, इसीलिए डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी रिजल्ट सिविल वॉर, ठीक। तो ये आपका यहाँ चैप्टर का जो है दोनों का सब कुछ पावर शेयरिंग ने देखा आपने कि पावर शेयरिंग कहाँ पर डिजायरेबल था और कहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, कहाँ पर पावर शेयरिंग ना हुआ तो निगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिला, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ रहा है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, शेयर योर ऑन व्यू। अब अपना व्यू भी दे सकते हैं कि दो कंट्री का जो आपने देखा एग्जाम्पल्स, उसमें आप देख के बता सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल कैसे है अपना व्यू से, ठीक है। आप इसको कमेंट में टाइप कर सकते हैं। अब देखिए कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, देखिए अगर पावर को हम शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि डिक्टेटरशिप आएगा और वन पीपल के पास, वन इंडिविजुअल पर्सन के साथ पावर रहेगा जो वो करप्ट हो सकता है।
तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को कम करते हैं, किसमें? सोशल ग्रुप्स में, ठीक है। दूसरा क्या है कि पावर शेयरिंग इज एन इफेक्टिव मींस टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होते हैं इनको और ज्यादा सब। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि पावर शेयरिंग इज इट द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग होता है वो क्या है कि फंडामेंटल स्पिरिट होते हैं किसके? डेमोक्रेसी के, ठीक है। दूसरा, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व द शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड विथ द वंस हु लिव विथ इट्स इफेक्ट्स, एग्जांपल सिटीजन्स। क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है उसी के साथ शेयर किया जाता है जो इनके भागीदारी होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सिटीजन्स, ठीक। क्यों? कि बिकॉज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय इट्स सिटीजन्स। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं वो सिटीजन्स के, दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द हाउ दे विल बी गवर्न, कि वो कैसे समझेंगे सिटीजन्स कि कैसे गवर्न किया जाए अब उसके कंट्री को। नेक्स्ट, कि पीपल शुड हैव द स्टेक इन द सिस्टम्स थ्रू द पार्टिसिपेशन, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर आपके साथ जो है एक चार्ट फॉर्म किया गया है। बताए थे कि जो पावर शेयरिंग डिजायरेबल है कैसे है, उनके दो रीजन होते हैं, एक प्रूडेंटियल रीजन होते हैं जिसको बोलते हैं विवेकपूर्ण रीजन, एक होते हैं मोरल रीजन होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग नैतिक। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एक इधर रख दिया गया है, एक इधर रख दिया गया, ठीक है। तो इट स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम्स। ये जो है क्या है, बेटर आउटकम देता है, किस चीज का? पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। ये क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है सोशल ग्रुप्स में। फॉर एग्जाम्पल, सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। इसमें क्या होता है कि देखे होंगे कि आप लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या किया जाता है? रिजर्व किया जाता है सीट्स को, और साथ ही अब जो है वुमेन्स के लिए भी सीट को रिजर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? उस समय ये सही था। अब गवर्नमेंट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स दिस enable the weak sections of society to participate in the administrations। क्यों? क्योंकि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, किसी भी कम्युनिटीज ग्रुप में वो भी क्या करे? ज्वाइन करे। द गवर्नमेंट एंड द एडवांसमेंट्स ऑफ सोसाइटी। अब है मोरल रीजन। तो इट एम्फेसाइज मतलब लागू किया जाता है द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, ठीक। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जो बताए थे। इन इंडिया द सिटीजन्स कैन कम टुगेदर टू डिबेट एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, जो आपके लिए रूल रेगुलेशन लाया जाता है जो मिनिमम पीपल के लिए पावरफुल नहीं होता है या फिर पॉजिटिव नहीं होता है, उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है? पावर शेयरिंग का मोरल रीजन बनता है। तो दिस इज टर्न पुट्स द प्रेशर्स, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि इनको आप लीजिए फिर से on the government to recognize its policies and decisions. The peoples have a say in government and the government is accountable to the people, ठीक है। तो ये आपके पास दो रीजन हो गया, वाई इफेक्टिव मोरल रीजन हो गया और प्रूडेंटियल रीजन हो गया, ठीक है। इतने बात समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अब आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म होते हैं? देखिए, पहले लॉन्ग टाइम बिलीफ्स क्या था कि अगर पावर को डिवाइड किया जाएगा ना तो बहुत सारा जो है हमारे पास सिचुएशंस क्रिएट होंगे, ऐसा पहले माना जाता था। तो देखिए, पावर मस्ट reside the one groups or persons if power to decide is despaired in affected quickly decisions and enforce them. The notions have changed with democracy। इसमें क्या डर होता था कि ये डेमोक्रेसी को चेंज कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता था कि पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, वो इंस्टीट्यूशन पे खुद से करना शुरू कर देंगे, गवर्न करना शुरू कर देंगे। ऐसा पहले क्या था, लॉन्ग टाइम माना था। लेकिन क्या है कि मॉडर्न पावर शेयरिंग कुछ अलग तरीके से हुआ, जिसको अब हम आगे देख रहे हैं। देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक अ मेनी फॉर्म। इनके बहुत सारे तरीके हुए पावर शेयरिंग का, हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर वर्टिकल हो गया, बहुत सारे, जिसमें एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि पावर शेयरिंग across a response to underdivided power, and it's clear that throughout history power was the regarding as sometime held by a small elite group। क्या होता था कि पहले अगर देखा जाता था कि एक स्मॉल एलाइट ग्रुप होते थे जो क्या होता था, उनके बीच में पावर सेंट्रलाइज दिखने को मिलता था। बट मॉडर्न क्या हुआ, अब द हिस्टोरिकल में हो गया चेंज विद द एडवाइस ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टेट। बट द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली पावर शेयरिंग इज मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टेट। क्या पावर शेयरिंग जो है, क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ से कि पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में कितना इफेक्टेड हुआ और पॉजिटिव इंपैक्ट लाया कि नेगेटिव इंपैक्ट लाया। इस चीज को अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए, any modern democracy will be the achieves of the perfect balance of power by recognize the value of all stakeholders. Next you will learn about the importance form of the power sharing democratic state which are as follows। देखिए, कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट जो है अब किस चीज को पावर शेयरिंग में फॉलो करते हैं। पहला आपको बता रहे थे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पावर इज डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल अमंग द वेरियस गवर्नमेंट arrange such as the legislative, executive and judiciaries. India is an example. This distribution ensure that none of the organ have unregulated power. Every organ keeps the close eyes on the others. This arrangement is known as system of check and balance। देखिए, यहाँ पर अब क्या होता है कि पहला आ गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरीज, जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे को क्या करता है, चेक करता है और पावर को क्या रखता है, बैलेंस रखता है। तो देखिए, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। यहां पर आप देखिए कि स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरीज। देखिए, पहला क्या है कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, कैबिनेट में जो मिनिस्टर होते हैं वो आएंगे और अदर मिनिस्टर्स आएंगे। लेजिस्लेचर में कौन सब आएंगे, तो पहला हो गया प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जुडिशरीज में क्या आएंगे, तो कंसिडर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके कुछ फीचर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। इसमें क्या होगा कि लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। आपके जो रूल रेगुलेशंस जो बनाते हैं देश को चलाने के लिए, उसमें कौन सा होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ लॉज टू सीक अकोमोडेबल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सॉल्व बिटवीन द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव्स और जो लेजिस्लेचर में जो वो आएंगे, विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, उसको सॉल्व करने का काम करेंगे जुडिशरीज। और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक। देखिए, यहां इसी चीज को जितना बात बताएं उसमें लिखा हुआ है कि
vertical distribution of power, it refers to the sharing of power among the government various levels, the central government for the entire country and the state regional government of the provincial is called a federal government. India is an example. Union government consists of the सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंटर आएगा, स्टेट आएगा और लोकल बॉडीज आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पावर क्या होता है कि सबके पास तो पहला पावर होता है, लेकिन क्या होता है कि सेंटर के पास जितना पावर होता है उससे कम होगा स्टेट के पास और उससे कम हो जाएगा लोकल बॉडीज के पास, ठीक है। तो इस चीज को अभी हम देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये देखिए, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल सेल्फ और गवर्नमेंट, और ये कैसा है वर्टिकल डिवीजन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द वेरियस सोशल एक्टिव ग्रुप्स सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन द बेल्जियम्स कम्युनिटीज गवर्नमेंट एंड एग्जाम्पल्स। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुए हैं, तो आपने देखा कि बेल्जियम में हुआ, श्रीलंका में हुआ, कम्युनिटीज ग्रुप में, गवर्नमेंट में। अब यहाँ देखिए हम बताते कम्युनिटीज गवर्नमेंट आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर्स ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, दिस फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन द हैंड ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। फॉर अ long period of time power is shared among the various political parties रिप्रेजेंटिंग। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पार्टीज जो एक्स कोई पार्टीज है वो उसमें क्या होता है कि उसके साथ पावर हमेशा के लिए नहीं रहता है, यही एक मेन एस्पेक्ट्स है। वेरियस आइडियोलॉजीज, उनको अलग अलग आइडियोलॉजी के क्या होते हैं लीडर को देखना पड़ता है, जिसके कारण पावर शेयरिंग और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सोशल ग्रुप्स एग्जाम्पल्स हो गया, कोलिशंस ऑफ गवर्नमेंट। कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि किसी एक पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिला है तो वो क्या करते हैं कि एक से ज्यादा पार्टीज को मिलके अपना सरकार बनाती है, उसी को बोलते हैं कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट। वेयर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर, अलग अलग पार्टी एक साथ मिलते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक अब आपका यहाँ पर समाप्त होता है, और ये एनसीईआरटी से लिया गया दो है जो नॉलेज हब में आपको देखने को मिलेगा कि एक नाम सुना होंगे तमिल टाइगर्स, ठीक है। इसको आप इंडिया में जो राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी, ये इनके जो जिम्मेदार हुए थे, ये LTTE था, तो ऑल्सो कॉल्ड द लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो इनको आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टेबलाइज हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा है आपको बताए थे तमिल इलम्स क्या होता है, फॉर्म इन 1976 बाय वेल्लुपर प्रभाकर नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंट सरकार बनाने के लिए उन्होंने इसको फॉर्म किया था तमिलिनम, जो नॉर्थ एंड ईस्ट सिन्हलाज वांट अ यूनिटरी स्टेट का जो मांग किया था। दे हैव द रिसेंटली पुश द टाइगर आउट ऑफ द, और इसको जो है 2009 में बैन कर दिया गया है, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये अब आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे MCQ प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।